बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। हमारी याददाश्त बड़ी कमज़ोर है। 15 महीने पहले ये हुकूमत आती है और उससे पहले अगर बात करें तो 18 माह पहले की बात है कि महंगाई का इतना शोर था कि पाकिस्तान जो है वो ऐसी तबाही के दहाने पे खड़ा हो गया था कि महंगाई की वजह से अवाम बहुत परेशान थी, जिसकी वजह से मुल्क की तमाम पार्टीज़ एक जगह जमा होती हैं और PTI की गवर्नमेंट को हटाने के लिए यकजा हो जाती हैं। ये वो वाहिद पॉइंट था। बाकी तो जो चीज़ें खान साहब कहते हैं उनका जो नैरेटिव है वो अपनी जगह होगा, लेकिन PTI के चेयरमैन का नैरेटिव ये था कि जनाब और बहुत सारी चीज़ें आप करते रहें, लेकिन महंगाई वो वाहिद एक चीज़ थी जिसकी वजह से PDM की जमातों ने ये कहा कि पाकिस्तान को बचाने के लिए ज़रूरी है कि PTI की गवर्नमेंट को हटा दिया जाए। होते होते जनाब 15 माह में इस किस्म की कानून साजी की गई और रातों रात कवानीन बनाए गए। ऐसा भी देखा गया, जैसे आप अभी गुजरे संडे को आप देख सकते हैं, इतवार वाले दिन भी अचानक से इजलास बुलाया जाता है और एक बिल पेश किया जाता है। इस किस्म की कानून साजियां और ऐसी बातें ज़रूर हुई जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुई थी, लेकिन पाकिस्तान की तारीख में ये भी नहीं हुआ था कि रातों रात आप 20 रुपए पेट्रोल के बढ़ा दें। यानी कि वो लोग जो कि इस वक्त परेशान हैं, लोग ये पूछ रहे हैं कि जनाब हम खाना कहाँ खाएंगे, हम घर कैसे चलाएंगे, हम बच्चों की स्कूल की फीसें कैसे देंगे। ये सवाल अपनी जगह है और जहां पेट्रोल की प्राइस बढ़ती हैं वहीं पे ही तमाम चीज़ों की प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ना शुरू हो जाती हैं। अब ये कहना कि ये मजबूरी थी, तो ये भी एक अचंभे की बात है कि वो जो तेल के जहाज आ रहे थे और वो MOU पे साइन हो रहे थे, वो किससे MOU पे साइन होते हैं, अवाम तो ये पूछ रही है। और अगर कोई ये सीट पे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहता है कि मुल्की मफाद में हो रहा है, तो मुल्क का मफाद किस चीज में होता है, मुल्क होता किससे है? आप कहीं ऐसी जगह जंगलात के मफाद में तो बात नहीं करते, जंगलात में तो जानवर रहते हैं। आप तो मुल्क की बात करें, मुल्क में रहते अवाम और इंसान, तो मुल्क के मफाद और अवाम के मफाद में क्या वो सब कुछ है जो PDM की गवर्नमेंट जाते जाते टीका लगा के जा रही है? या फिर आप मुल्क के मफाद में और चीजों को देखते हैं कि जी अवाम की बेहतरी किस चीज में? अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो कि PDM की गवर्नमेंट ने किया और सीट पे बैठी हुई है मुस्लिम लीग नून का ये इक़दाम भी बिल्कुल अकल से बाहर है कि जाते हुए अपनी गवर्नमेंट में रहते हुए इस किस्म के ऐलान करना, ये कहां की बात थी? हो सकता था जनाब आप बाद में भी ऐलान करवा देते। केयर टेकर गवर्नमेंट को जिस तरह से इख्तियारात दिए जा रहे हैं और उसका ये बात कही जा रही है, उसकी जस्टिफिकेशन ये दी जा रही है क्योंकि हमें माशी तौर पे बड़े मुख्तलिफ और ख़तरनाक फैसले आगे करने पड़ेंगे, तो इस वजह से हमने उनको इख्तियारात दिए। तो जनाब आप उनसे 40 रुपए बढ़वा लेते हैं जब आपको करना ही था। तो कौन आपको इतने हसीन ख्वाब दिखा रहा है कि आप अगर 20 रुपए भी बढ़ाएंगे तो आपके जो मास्टर बाहर से आएंगे उनको भी सर का ताज बना के रखा जाएगा और चीजें ऐसे चलती रहेंगी? इस तरह से वोट नहीं मिलने वाला। अगर कोई ये समझता है कि सब कुछ होने के बाद कोई किसी को वोट दे देगा तो ये मुमकिन नहीं है कि आपको वोट मिल जाए। दूसरी तरफ इंतखाबात की बात हो रही है, अभी तक केयर टेकर सेटअप में निगरान कौन होगा इसका फैसला नहीं किया गया है। 8 या 9 तारीख है, 9 तारीख तक ये चीजें हो जाएंगी। मौलाना फजलुर रहमान साहब का बयान भी सामने आ गया है कि वक्त पे असेंबलियां डिसॉल्व होंगी और वक्त पे होंगी या फिर पहले हो जाएंगी, ये अभी सवालिया निशान है। बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो कि कंफ्यूजन पैदा करें। हालांकि इस तमाम सिनेरियो में जहां पे मैं कल भी ये बात कर चुकी हूं, अगर आप इलेक्शन कमीशन को इतना मजबूत कर देते हैं, इख्तियारात दे देते हैं, साफ सुथरे इंतखाबात अगर इलेक्शन कमीशन करवा सकता है तो फिर केयर टेकर का सवाल नहीं बनता। और अगर आप में यही है कि आप केयर टेकर गवर्नमेंट से ही सारा काम करवाएंगे और आपको उस पर भरोसा होगा तो ऐलान अब तक हो जाना चाहिए था। निगरा वजीर आजम का नाम अभी तक आया नहीं है और जो दूसरी चीजें अभी हमारे सामने आ रही हैं वो एक अजीब सा माहौल बन चुका है। अवाम इस वक्त परेशान है। ये सोचने की बात है कि अगर आप इंतखाबात में चले भी जाते हैं तो क्या आपको वोट देने कोई निकलेगा भी कि नहीं निकलेगा, जबकि पाकिस्तान इस वक्त जिस दौर पे खड़ा हुआ है उसमें जब तक 2/3 मेजोरिटी पे कोई मुस्तहकम गवर्नमेंट नहीं आ जाती, ये तमाम सियासी पार्टीज का कुछ हो नहीं सकता। आप अशराफिया के अखराजात पे तो कमी कर नहीं रहे और अगर आप अखराजात में उनकी कमी नहीं कर रहे बल्कि अवाम पे ही बोझ डाल रहे तो आपको वोट देने निकलेगा कौन? तमाम मौजूद पे बात करेंगे। असद महमूद मेरे साथ मौजूद है, तज्जियाकार हैं, आप उनके साथ हमें ज्वाइन करेंगे। जुल्फिकार अली बदर साहब, पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, और यासीन आज़ाद साहब मुस्लिम लीग नून से सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद होंगे। तमाम चीज़ों पर बात करते हैं। असद महमूद साहब, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं।
बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। असद महमूद साहब, पहले तो जनाब जो कुछ हुआ, पेट्रोल की प्राइस बढ़ी हैं, इसमें हम बात करते हैं, लेकिन एक सवाल सियासी तौर पे मेरी समझ से बाहर है कि मुस्लिम लीग नून ऐसा कर क्यों रही है कि जाते हुए वो अचानक से एक सरप्राइज दे के चली जाती है और ये कहा जाता है 19 रुपए अशारिया 95 पैसा, आप कह सकते हैं कि उसको करें, पूरे 20 रुपए इजाफा उन्होंने कर दिया है। तो आपको क्या लगता है कि ये क्यों किया जा रहा है? उनको कौन ये श्योरिटी दे रहा है कि आप गलत काम भी करेंगे और उसके बाद आपको वोट भी पड़ेगा? ये श्योरिटी कहाँ से मिल रही है उनको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर सना, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल आपने ठीक सवाल किया। इंट्रोडक्शन भी आपका बिल्कुल वो इंट्रोडक्शन था जो कि एक्चुअली एक आम आदमी की पूरे पाकिस्तान में इस वक्त आवाज़ सुनाई दी जा रही है। सुबह सुबह जो 20 रुपए पर लीटर डीजल और पेट्रोल के अंदर जो एक धमाका किया आपके वज़ीर खजाना ने, सर्टनली इस हद तक तो एक्सपेक्टेड नहीं था। बट एक चीज़ ध्यान में रखिए, मैं आप जो भी हम बात कर लें, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, स्पेशली पीडीएम की अगर हम बात करें और तो उससे नून लीग की अगर आप बात करें ना, तो यू अंडरस्टैंड कि इनको पता है कि ये जितने भी लोग हैं, ये पाकिस्तानियों की बात करें, कुछ मीडिया पे बोल जाएंगे, कुछ सोशल मीडिया पे आ जाएंगे, बट प्रैक्टिकली दे विल नॉट कम आउट। आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये 20 छोड़िए 40 रुपए 50 रुपए भी अगर इसकी कीमत बढ़ा दें डॉक्टर सना, तो आप उससे कि शायद कोई शख्स रोड के ऊपर नहीं आएगा। तो जब कोई भी कौम ना इस तरह मुर्दा दिली का, इस तरह की कमजोरी का इजहार करती है, तो सर्टली इनको तो एक लिहाज से ओपन चेक मिला हुआ है, दे कैन डू वट एवर दे फील लाइक। और ये पिछले 18 महीने के अंदर आपने देखा कि जो कुछ पीडीएम ने एक लिहाज से किया है। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इस सारे प्रोसेस के अंदर ना सबसे ज्यादा जो एंजॉय किया है ना, वो पीपल्स पार्टी ने किया है, और फिर JUIF वालों ने किया है। एमकेएम की बात करें, मैंगल ग्रुप की बात करें, पांचों घी में सर कढ़ाई में जिम्मेदारी कोई नहीं। अच्छा असद महमूद साहब, यहाँ मुझे एक बात का जवाब दें कि एंजॉय इन्होंने किया, पीपल्स पार्टी ने या दूसरी जमात का आप नाम ले रहे हैं, लेकिन एंजॉय करने के साथ साथ एक और चीज की बड़ी जरूरत होती है, लीडरशिप की। मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि अगर पीटीआई चेयरमैन को कोई पीछे कर सकता था या उनके मुकाबले में कोई खड़ा हो सकता था तो वो नवाज शरीफ साहब थे। अब नवाज शरीफ साहब तो चले, उनके पास है एक बंदा, ये आप मुझे बताएं दूसरी पार्टीज के पास ऐसा कौन सा लीडर है जिसका करिश्मा हो सकता है या आप कह सकते हैं जिसकी फॉलोशिप हो सकती है? अगर वो एंजॉय कर भी लेते हैं तो क्या उनका कोई बंदा बाहर आ सकता है सीट पे आगे? डॉक्टर साहब, एक चीज हम सबको ध्यान में रखना है, तमाम पाकिस्तानियों को, ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनका ब्रॉट अप, ठीक है ना, ये डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है जो आपको पाकिस्तान में नजर आ रही है। इमरान खान तो चलो अकेला है, फर्ज करें, तो वो कभी नामो नाज के अंदर सारी जिंदगी गुजारी, उसको तो गरीब आदमी की तकलीफात का एहसास ही नहीं है, उसको छोड़ दें। आप नून की बात करें, आप पीपल्स पार्टी सर, वो बंदा तो मसला ये है कि रहम आता है कि वो बंदा शनाज नहीं है, मसला सारा ये है जिसकी आप बात कर रहे हैं। उसके डूबने की वजूहात ये है कि वो बंदा शनाज नहीं है। थोड़ा सा मैं और आगे चल के कहूंगा, अनफॉर्चुनेटली ये हमारा जो मुल्क है ना, और उसके अंदर जहां जहां जिस चीज का भी बस चलता है, आप इनको कैरेक्टरलेस और कंप्रोमाइज्ड लोग हैं इस मुल्क के अंदर, सेल्फ सेंटर्ड लोग हैं, इनके अपने डिजाइन्स हैं, अपने इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, और उसके लिए ये मुल्क को, पार्टी को, अपने नजरियात को ये कुर्बान कर देने वाले लोग हैं। कोई, आपने बिल्कुल ठीक सवाल किया, जो आप बात कर रही हैं वही चीज मेरे जहन के अंदर है कि क्या इस पूरे पाकिस्तान के अंदर आप फील करते हैं कि कोई एक शख्स है, ओके पॉलिटिकल पार्टीज की भी बात कर लें, कि उनके अंदर ये सलाहियत हो कि ये मुल्क को आगे लेके जाएंगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि इनको खुदा का खौफ नहीं आता कि 107 विजिट जो है वो आपके फॉरेन मिनिस्टर ने किए, एंड व्हाट गुड ही हैज डन एक्चुअली टू द कंट्री। आगे देखें, अभी देखें ना, चाइनीज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैज विजिटेड पाकिस्तान, 2 दिन के लिए उन्होंने इस्लामाबाद बंद कर दिया। प्रोटोकॉल में देखें कि चाइनीज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की एक्चुअली जगह कहां पे आती है चाइनीज हुकूमत के अंदर। ये ऐसा इन्होंने कोई, जिसको कहता है ना, ये पागल समझते हैं सारे पाकिस्तान को कि नहीं ये जो कुछ कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, आम लोगों को समझ नहीं आ रहा। ये मुझे भी समझ आ रहा है, आपको भी समझ आ रहा है, पूरे पाकिस्तानियों को समझ आ रहा है ये पीडीएम की गवर्नमेंट और स्पेशली नून लीग की गवर्नमेंट एक्चुअली ये कर क्या रही है। तो मैं ये आपसे कहूं, इसमें कोई शक नहीं कि लोग इतने परेशान है। डॉक्टर सना, मैं तो इस्लामाबाद और रावलपिंडी की मैं आपसे बात कर रहा हूँ,
लोगों का कोई कारोबार नहीं रह गया। देखे ना, बिजली इतनी महंगी होगी, कारखाने तो चल नहीं रहे, कारखाने नहीं चले, इसका मतलब है मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग जिनकी अच्छी खासी तनख्वाह है या घर बेहतर तरीके से चला रहे हैं, वो भी डर गए अब कि आगे क्या होने वाला है, यानी कि घर नहीं संभल रहे हैं उनसे। तो वो लोग जिनकी जो दिहाड़ी पे हैं, जो बाइक पे जा रहे हैं, क्या होगा इनका? देखिए, मैं एक आपसे कहूँ, मैं और आप यहाँ इसलिए नहीं बैठे खुदा ना खास्ता कि हम पाकिस्तान के अंदर मायूसी फैलाएं, बट अनफॉर्चुनेटली आप ये सिचुएशन आ गई। नॉर्मली लोग कहते थे अच्छा 60 साल उम्र हो गई है, अब किसी को काम करने की, नौकरी करने की जरूरत नहीं है या कोई कारोबार करने की जरूरत नहीं है। यू ट्रस्ट मी, मैं 65, 66, 67 साल के लोगों को देख रहा हूँ, वो कुछ ना कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हैं, काम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि घर का दाल दलिया एक लिहाज से चलता रहे। इस कदर महंगाई है। असद महमूद साहब, आप तारीख में नजर डालें तो सोवियत यूनियन के टूटने की बहुत सारी वजूहात थी, लेकिन आपने देखा कि जब उसको टूटना था और पीछे से प्लानिंग की जा रही थी नफसियाती जंग की, तो एक आम आदमी को उसके घर को डैमेज किया गया था, और इस तरह से डैमेज किया गया कि वो शख्स रोटी की ही फिक्र करता था और सनती दौर में उसको ऐसा फंसा रहे थे कि उसका घर डैमेज हो गया था। तो ऐसे ही कुछ हमारे साथ भी हो रहा है, लेकिन क्या ये तारीख से सबक नहीं सीखते हैं? क्या इनको पता नहीं चलता? नहीं, हमने तो कसम खाई हुई है, हमारी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने एंड ऑल दोज पीपल हु मैटर इन पाकिस्तान, कि उन्होंने किसी तरह तारीख से सबक नहीं सीखना। लोगों की क्या हालत जार है, उससे सबक नहीं सीखना। मैं एक एग्जांपल दूं आपको। देखें, बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, उनके जो पैसे वो भेजते थे वो ऑलमोस्ट अभी 19 अरब डॉलर पे आ गए हैं, 19 साढ़े 19 अरब डॉलर पे। कहा वो 26-27 बिलियन डॉलर पे चले गए थे। आपकी जो एक्सपोर्ट थी, इट वाज एक्सपेक्टेड 27-28 बिलियन पे जाएंगे, वो आप ऑलमोस्ट को 20-21 अरब डॉलर पे सिमट के आ गए हैं। आप ये सोचने की बात है कि ना बाहर से पैसे पाकिस्तानी भेज रहे हैं, ना आपकी एक्सपोर्ट बढ़ रही है, इंडस्ट्रीज आपकी बंद है। तो आप मुझे ये बताइए कि फिर आप पैसा कहां से लेकर आएंगे? और ये जो कंप्रोमाइज रूलर्स हैं इस मुल्क के, पीडीएम की मैं बात कर रहा हूं, और जिस तरीके से ये जूते चाट रहे थे आईएमएफ वालों के, और आईएमएफ की जिस तरीके से ये जो शराइत पूरी कर रहे हैं, आप कभी तसव्वुर कर सकती हैं कि एक प्राइम मिनिस्टर किस हद तक गिर के आईएमएफ की जो एमडी है उसके साथ एक लिहाज से आपने उसको बात करते हुए देखा? अच्छा, आप तो असद महमूद साहब बाहर वालों की बात कर रहे हैं, जी। मुझे पाकिस्तान वालों की बात बताएं कि क्या इस सूरत हाल में वोट देने भी कोई निकलने वाला है? देखिए, एक मैं आपसे कहूं कि अगर तो मुझे तो इस पहले तो वोट देना तो बात की बात है। आई हैव ऑल माई डाउट्स, और बिल्कुल आपने अपने इंट्रोडक्शन के अंदर भी इसका रेफरेंस दिया कि भी जब जिस तरह की कानून साजी हो रही है इवन इंटरिम गवर्नमेंट के लिए, अब जो कहने को तो इलेक्शन कराने आए हैं, इलेक्शन कराने को तो पंजाब के अंदर और केपी की हुकूमतें भी आई थी इंटरिम गवर्नमेंट, क्या आपने उनको एक दिन भी इलेक्शन के लिए काम करते हुए देखा? आई हैव ऑल माई डाउट्स। व्हाट टू टॉक, आप 23 की बात करते हैं, ये 24 में भी मुझे आपको इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आते। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट डॉक्टर सना, ये जिस तरह की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो उनका रोल है, जिस तरीके से पीपल्स पार्टी ने सिंध को पिछले 15 सालों के अंदर चलाया, भाई हम इनसे हाथ जोड़ के माफी मांगते भी कि इन्होंने बहुत लूटा पाकिस्तान को, बहुत कुसूटा, सारा कुछ किया। ये अपने घरों को जाएं, जो उन्होंने हमें लूटा, सारा कुछ अयाशी करें। इस इंटरिम गवर्नमेंट को मैं तो कहता हूं कि चलना चाहिए, और ऐसे चले ये इंटरिम गवर्नमेंट जैसे कि मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब के अंदर लोगों को पकड़ा था और उनसे पैसे निकाले थे। एक थोड़ी सी जो मुझे उम्मीद लगती है ना, वो ये लगती है कि हो सकता है जिस तरीके से अब हमने काम शुरू किया है, ज़राअत के ऊपर काम शुरू किया है, लाइव स्टॉक के ऊपर हमने काम शुरू किया है, चावल को हम बरामद करते हैं, गंदम इतनी एक लिहाज से प्रोड्यूस करते हैं, चीनी इतनी प्रोड्यूस करते हैं, फ्रूट्स हम कर सकते हैं। यू नो, देयर आर सो मेनी थिंग्स एक्चुअली विच वी कैन डू, और बहुत इसके अंदर कैपेसिटी है। आई विश वी आर एबल टू डू इट। और यकीन मानिए पिछले 75-76 ईयर्स के अंदर इसी के जहन में, या इवन अगर पिछले 50 सालों की बात करते हैं, इन पॉलिटिकल पार्टीज की पार्लिमानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की हम बात करें, अगर किसी एक शख्स ने भी ये नहीं सोचा कि हम पाकिस्तान को अपने पैरों पे कैसे खड़ा करें, हम पाकिस्तान मायूसी को। की बात नहीं है असद महमूद साहब, मैं अभी भी अपने नाजरीन को बताती हूँ, मायूसी की बात नहीं है। अवाम खुद अपने लिए सब कुछ कर रही है। कराची की अवाम की बात कर ले, अपने लिए खुद सब कुछ कर रही है। इस वक्त पाकिस्तान दुनिया के तीसरे नंबर पे, जो लोग ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं उसमें बिजनेस में सबसे ज्यादा पाकिस्तानी बैठा हुआ है इस वक्त जो काम कर रहा है, लेकिन उसको रास्ते नहीं मिलते हैं। उसके भी टैक्सेस इतने कट रहे हैं कि वो अब दुबई में जा रहा है, अपना सेटअप लगा रहा है, क्योंकि यहाँ उसको टैक्सेस इतने दे दिए जाते हैं कि वो नहीं बैठ पा रहा है। मैं एक आपसे अर्ज करूंगा
जी सर। हम अब यहाँ पर ना ओके अफरादी कुव्वत जिस तरीके से बात जा रही है, आई फील कि जाना चाहिए, कोई हर्ज नहीं। पाकिस्तान में ना कारोबार है ना रोजगार है, को क्या करेंगे? इंडिया वाले अगले 5 सालों के अंदर 4 करोड़ स्टूडेंट्स इंडिया से बाहर भेज रहे हैं। आबादी कितनी है इंडिया की? 145 करोड़। उन्होंने कहा जी 4 करोड़ 5 करोड़ हम स्टूडेंट्स भेजेंगे। वाई कांट वी डू इट? मैं आपसे बताऊं, अब पाकिस्तानियों ने सीरियसली इस पे सोचना शुरू किया है। स्टूडेंट्स की भी बात करते हैं, फैमिलीज की बात करते हैं। सर स्टूडेंट्स की आप बात करें, बात तो बड़ी लंबी चली जाएगी। मैं पर्सनली जानती हूँ हुकूमत की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं होती। बाहर किसी यूनिवर्सिटी में आप अपना पाकिस्तानी नुमाइंदा देख लें, कोई बच्चा आपको अगर मिल जाए बड़ा टैलेंटेड भी होगा, यहाँ पाकिस्तानी ना कोई हाथ रखेगा ना यहाँ से कोई भेजेगा उनको। ना आप इसकी बात करते हैं। हायर एजुकेशन कमीशन, उनको सीटें दी गई बाहर से पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए, वो सीटें उन्होंने जाया कर दी। जिनको मेरिट पे भेज सकते थे, जिसको कहते कि वजीफे पे वो जा सकते थे, ये है आपका हायर एजुकेशन कमीशन। बिलीव इट और नॉट, ये कुछ हो रहा है पूरे मुल्क के अंदर। हाँ, हमारे जितने भी इदारे हैं वो सिवाय इसके कि जो अपना काम है वो नहीं कर रहे, बाकी दुनिया के सारे काम एक लिहाज से कर रहे हैं। तो लेजिस्लेशन जो होती है वो भी रातों रात हो जाती है। अभी आप देख रहे हैं वो लेजिस्लेशन क्या है, 34-35 लोग बैठे होते हैं और 25 करोड़ लोगों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं। सर किस्मत का फैसला ऐसे क्यों नहीं होता? वो जो 12 मिनट में भी एक तरमीम हो गई थी, मुझे याद पड़ता है माजी में कि 12 मिनट लगे थे, यूं करके आपने आइन में तरमीम कर दी थी। मुझे ये समझ नहीं आता कि इतवार वाले दिन ये भी इमरजेंसी में इजलास बुलाया जाता है, एक बिल पेश कर दिया जाता है, उस बिल को कौन पेश कर रहा है ये नहीं पता चल रहा, कमेटी कौन सी ये पेश पता नहीं चल रहा। अब यहाँ पर मैं समझता हूँ कि एक सो मोटो नोटिस जो है वो हम अवाम को लेना है कि ये जितने शेमलेस लेजिस्लेचर्स हैं जिन्होंने ये स्पेशली इनको नोट करें कि ये अपने हल्के के अंदर है, इनका मुंह काला करें और किसी को वोट ना दें अगर अगला इलेक्शन होता है तो। देखिए दिस इज व्हाट वी कैन डू, कि दे आर द वन कि जिन्होंने मतलब जमहूरियत पर भी कालिक मली, और ये जो जिस तरह का उनका घनौना किरदार था, आप उसको छोड़े ना, आप अपोजिशन लीडर को लेने, वो कौन है? जिन्हें आप इमेजिन करें पीडीएम की गवर्नमेंट है, वो रियाज जो है वो अपोजिशन लीडर है और वो कहता है कि मैं नून के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ूंगा। दिस इज व्हाट द शैम डेमोक्रेसी इज गोइंग ऑन इन पाकिस्तान। ये सारी चीजें, और अब देखिए मुझे तो अफसोस इससे होता है पीपल्स पार्टी के ऊपर। इनका बड़ा एक ओके माजी की बात करते हैं, बेनजीर साहबा की बात करें, जुल्फिकार अली भुट्टो की बात करें, कम से कम इस पार्टी को तो जमहूरियत के लिए खड़े होना चाहिए था। जमहूरियत की जो कदरें होती हैं, जिस पार्टी की आप बात कर रहे हैं उनको ये एक तो श्योरिटी है उनको कि सिंध कहीं नहीं जाता उनके हाथ से, ठीक है। अब कराची में भी उनकी पार्टी के लोग जो हैं वो भी बैठे हुए हैं। चले जनाब, अवाम ने आपको वोट दे दिया, लेकिन इस सारे सूरत हाल में भी दूसरे सूबों पे काम हो रहा है। जो सूबा आपके पास है उस पे कोई नहीं काम हो रहा। कल भी जो है पानी पे एहतजाज किया हुआ था, लोगों के पास कराची जैसे शहर में पानी नहीं है, केई के ऊपर कोई आवाज नहीं उठा सकता, केई अपनी मर्जी से बिल दे रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन सिंध गवर्नमेंट इस बात में इंटरेस्टेड है कि बलूचिस्तान में जो लोग हैं वो उनके पास कैसे आ सकते हैं और वो दूसरे सूबों में उनकी गवर्नमेंट कैसे जा सकती है। कितने अफसोस की बात है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत 15 सालों से सिंध को बिला शिरकत गैर रूल कर रही है, और कराची को, हैदराबाद को या इवन इंटीरियर सिंध को पीने का साफ पानी मुहैया नहीं है। दे कुड नॉट डू इट, ठीक है ना। और ये मैं नहीं कह सकता कि इनके पास पैसे नहीं है, फंड्स नहीं है, इनकी नीयत नहीं, इनकी कैपेबिलिटी के अंदर मुझे शक है, ठीक है। इनकम्पिटेंसी है कि ये कराची के शहरियों को, हैदराबाद को, इंटीरियर सिंध को साफ पानी नहीं दे सके। इससे हट के आगे चलें, कराची जो कभी हम कहते थे भाई 70s के अंदर ये पीछे छोड़ जाएगा न्यूयॉर्क और लंदन को, और आज कराची में आप चले जाएं, वहां की आप सड़कें देखें, मतलब कचरा कुंडियां जिस तरीके से बनी हैं, अपना कचरा ये उठा नहीं सकते, सिस्टम एक लिहाज से है कोई नहीं है, पैसों की कमी नहीं है। इतनी पुरानी बात नहीं है, मुझे याद है हम छोटे थे, हमारी दादी हमें कहती थी बेटा एक वक्त कराची पे आने वाला है जब नहाने के लिए भी पानी लेना पड़ेगा। वो वक्त भी आ चुका है कि कराची वालों के पास नहाने के लिए भी पानी नहीं है, खरीदना पड़ता है। वेरी अनफॉर्चुनेट। और मैं आपसे बताऊं, मैं खुद कराची में पढ़ा हुआ हूँ, सारा कुछ है, मैं बड़ी खूबसूरत यादें हैं कराची की, वंडरफुल सिटी। मैं आपसे बताऊं, इतना गरीब परवर शहर है, कोई इसका तस्वुर भी नहीं कर सकता, बट मिसमैनेज, करप्शन, रैम्पेज, मतलब ये सारा कुछ जो हुआ तो उसने कराची को तहस नहस करके एक लिहाज से रख दिया। ना इसका कोई मास्टर प्लान है, ना कोई पानी की बात करते हैं, ना सीवरेज की बात करते हैं। अच्छा सुने ना, इन्होंने नाले बंद करके उसके ऊपर वो जमीन एक लिहाज से बेच दी। जब आप नाले नहीं होंगे, पानी नहीं गुजरेगा, तो उसके बाद क्या होगा? शहरों के अंदर, घरों के अंदर एक लिहाज से पानी जाएगा। तो ये दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हूम? पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी आती है। बिल्कुल आपने ठीक है, सिंध को 15 सालों से किस लिए रूल कर रहे हैं ये? अच्छा, इट इज नॉट ओनली कराची,
आप हैदराबाद की बात कर लें, बाकी सारे सिंध की बात कर लें। आफ्टर इनको कोई तो 15 साल को थोड़ा अरसा तो नहीं होता ना डॉक्टर सना। ये देखे ना, जब यहाँ पर आते हैं पीपल्स पार्टी के लोग पंजाब के अंदर या फिर जैसे आपने कहा इस्लामाबाद के अंदर, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुने तो ऐसा लगता है कि वहां पर तो जो है ना वो सोने और चांदी की रोड बनी हुई है, वहां पर तो दूध और शहद की नहरें सिंध के अंदर बह रही हैं। सारी प्रॉब्लम जो है वो केपी के अंदर है, पंजाब के अंदर है या फिर बलूचिस्तान के अंदर है। बट लेट मी टेल यू, ये मैं जरूर कहूंगा कि ये जो वोटर है ना, ये कोई 90s वाला नहीं है या 2010 वाला है। मैं आपसे बताऊं सर, वोटर का तो आप वही वाली बात हो गई कि हम जो है वो रोटी खरीदें कि फिक्र करें दूसरों की। लेकिन एक बात जो मैं इंपॉर्टेंट पूछना चाहती हूँ तमाम गुफ्तगू में, क्या हमारा फोकस सिर्फ ये है कि हम एक पार्टी को इंतखाबात के अमल से पीछे कैसे कर सकते हैं? क्योंकि नवाज शरीफ साहब अगर आते हैं तो उनको कानूनी तौर पे बड़ी बारीकियां जिसका सामना करना पड़ेगा। क्या हम सिर्फ बस इसी पे लगे हुए हैं कि किसी तरह से पीटीआई को हम बीच में से हटा देंगे, बाकी हमारी कोई प्रायोरिटी नहीं है? मैं डॉक्टर सना बिल्कुल मैं आपसे ये कहूंगा कि बिल्कुल यही कुछ आपने पंजाब के अंदर और केपी के अंदर एक लिहाज से होते देखा। और सर्टनली एक पॉलिटिकल पार्टी है, अगर किसी ने कोई गलत काम किया भी उनको आप पकड़े ना, उनको जो सजा आती है एक लिहाज से वो दें। बट प्रैक्टिकली ऐसा लगता है कि जैसे उनको वाइप आउट करने के लिए एक लिहाज से पड़े में। अगर आपने बात की नवाज शरीफ की, नवाज शरीफ से ज्यादा झूठा इंसान तो शायद ही कोई होगा कि कन्विक्टेड क्रिमिनल है। वो कसम खा के कुरान पे जी कि मुझे तो एवनफील्ड फ्लैट से उनको पता ही नहीं, ना मेरा उनसे कोई ताल्लुक है, उन्हीं एवनफील्ड फ्लैट के अंदर ये शख्स रह रहा है। इससे बड़ी और क्या बात होगी? और यहाँ पंजाब के अंदर फिर भी कुछ लोग हैं वो नवाज शरीफ के पीछे हैं। हैड ही बीन दैट केपेबल, भाई 3 दफा ही हैड बीन प्रीमियर ऑफ दिस कंट्री, तो इसका मतलब है कोई ना कोई काम तो वो कर सकने के काबिल होना चाहिए था ना, या कोई ऐसी कोई चीज होती। और अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या है, यानी जो चीजें पहले की डॉक्टर सना बनी हुई हैं वो उन्होंने गिरवी रखनी शुरू कर दी है। आप एयरपोर्ट की बात करें, आप मोटरवेज की बात करें, आप शिपयार्ड की बात, मतलब आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि ये हुकूमत पीडीएम की इन 14 से 18 महीनों के अंदर एक्चुअली उन्होंने क्या कर दिया पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तानियों के साथ। और आप यकीन मानिए जब ये जाएंगे तो फिर और बहुत सारी चीजें खुलेंगी। बहुत शुक्रिया असद महमूद साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू हमारे पास आया। मसला ये है कि हमारे मिजाज मजमूई तौर पे कौम का ऐसा हो गया है कि कोई झूठ बोलता है तो हमें लगता है कि मुंह से फूल झड़ रहे हैं। तो ऐसे ही कुछ हमारा मिजाज हो गया, जो झूठ बोल रहा होता है हमें बहुत अच्छा लग रहा होता है। ऐसे ही जनाब चलते रहेगी जिंदगी और ऐसे ही चलाते रहेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जो है मजीद गेस्ट से बात करेंगे। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं और कुछ लोगों से हम महंगाई का सवाल भी पूछते हैं। जुल्फिकार अली बदर साहब मेरे साथ मौजूद है। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपने प्रोग्राम में दिया। जुल्फिकार अली बदर साहब, आप इतने तहम्मुल से बात करते हैं कि हम बात भी आपसे करें, लेकिन वो एक चीज जो मुझे याद पड़ती है, हम भी उसका हिस्सा थे। एक मार्च हुआ था आपका, महंगाई मार्च, और बड़े शोर से वो मार्च निकला था, बड़ा कामयाब गया था। आप इस्लामाबाद तक आप पहुंचे और फिर वहां पे जाके ठंडे भी हो गए थे, लेकिन कामयाब था बहरहाल वो आपका मार्च जो था। क्या हुआ सर? वो तो आपने महंगाई के लिए निकाला था। ये जो अवाम के साथ आजकल हो रहा है, इसका कोई जवाबदेह है? कोई आपने कोई बात की आपकी पार्टी ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, आपकी बात ठीक है, आपने मेरे अपने सवाल में जवाब भी दे दिया कि वो जो मार्च हमने किया था, जिसको बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इनिशिएट किया था कराची से लेके इस्लामाबाद तक, वो मार्च कामयाब हो गया क्योंकि हम हुकूमत गिराने में कामयाब हो गए, हुकूमत चली गई। लेकिन आज की जो सवाल है कि उस आज की बढ़ती हुई महंगाई के बारे में कोई सवाल, देखिए इस महंगाई को कौन जस्टिफाई कर सकता है? अगर 20 रुपए पेट्रोल के बढ़े हैं या कोई और महंगाई होती है तो उससे तो मेरे जैसा, आप जैसा और हर हमारी पार्टी के मेजॉरिटी लोग, लाइक 99% जो लोग हैं पार्टी के, वो सारे इस महंगाई से इफेक्ट होते हैं। इसको कौन बंदा जस्टिफाई कर सकेगा? कौन? मुझे तो नहीं समझ आती कि कौन पॉलिटिकल वर्कर जो है, कौन पॉलिटिकल पर्सन, कौन सा पॉलिटिकल लीडर इसको जस्टिफाई करेगा। हाँ, इसकी सिर्फ इतनी ही क्लैरिफिकेशन है कि जो पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा था, उस डिफॉल्ट से बचा। IMF के साथ आपने नया SBA किया, स्टैंड बाय अरेंजमेंट किया, $3 बिलियन के लिए आपने एक एग्रीमेंट किया, और उस एग्रीमेंट के अंदर था कि महंगाई करनी है, और वो महंगाई हो रही है। और महंगाई क्यों करनी है? आपको IMF क्यों कह रहा है महंगाई करने को? बस हमारे मुल्क में जो मेजॉरिटी लोग हैं, लेस देन 1% जो लोग हैं, वो टैक्स पे करते हैं, और जो मेजॉरिटी लोग हैं वो टैक्स देते नहीं। जब मैं ये टैक्स की बात करता हूँ कि मेजॉरिटी लोग नहीं देते, मैं इसके अंदर क्लैरिफिकेशन पहले ही बता दूं कि आई ऑलवेज टॉक अबाउट द डायरेक्ट टैक्सेस। मैं इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात नहीं कर रहा। इनडायरेक्ट टैक्स तो हर शख्स देता है,
हर बंदा को मार्केट से खाने पीने की अशिया, साबुन, सौदा, सल खरीद के आता है, वो टैक्स दे रहा होता है और वो उस तरह टैक्स देने में ज्यादा कंफर्टेबल है ना कि डायरेक्ट टैक्स दे। अब वो डायरेक्ट टैक्स ना देने की वजह से आपका रेवेन्यू कलेक्शन बहुत कम है। आपके लोग डायरेक्ट टैक्स नहीं देते, लेस देन 1% ऑफ द पीपल पाकिस्तान की पॉपुलेशन है। जब वो टैक्स नहीं दे रही होती तो आपका टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा नहीं हो रहा था, आपके हदफ पूरे नहीं हो रहे होते, तो फिर आपको IMF के पैसों की चाहिए जरूरत है आपको। अली बदर साहब, हो सकता है मेरा इल्म कम हो, हम तो कराची वाले सिंटैक्स भी दे रहे हैं और गवर्नमेंट का भी टैक्स दे रहे हैं। हर पर्ची में आप जहां पे चले जाएं, जहां शॉपिंग करने जाएं, आपका सिंटैक्स भी जा रहा होता है। उसके बाद जब आखिर में आप कुछ कर रहे होते हैं तो दूसरे टैक्सेस भी जा रहे होते हैं। और आप डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स की जब बात कर रहे हैं तो फिर हमारे कराची की, चले सिंध की बात करते हैं, स्पेशली कराची जो माशी हब है, इसमें तो गैर मुल्की कितने जो जिनकी तीसरी नस्लें यहाँ पे मौजूद हैं वो कारोबार कर रहे हैं, उनके प्रॉपर शनाख्ती कार्ड नहीं बनाए गए, उनको टैक्स में इनरोल नहीं किया गया, तो आधा तो टैक्स वहां से भी जा रहा है कि आपका डॉक्यूमेंट ही नहीं है टैक्स का निजाम पूरा। ये आपकी बात ठीक है कि कराची एक ऐसी सिटी है और सिंध के अंदर से अगर देखा जाए तो पूरे पाकिस्तान से कराची का टैक्स कलेक्शन का जो रेवेन्यू है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग कारोबारी लोग अब 1, 2, 3 नस्लों से कारोबार कर रहे हैं वो सारे अपना प्रॉपरली टैक्स देते हैं, बिकॉज वो किसी ऐसे मामले के अंदर या ऐसी प्रॉब्लम के अंदर नहीं जाना चाहते कि कल को उनको जाके प्रॉब्लम हो, तो यहाँ पे देते हैं। लेकिन मैं अब तो कराची से हट के फिर लोगों की बात कर रहा हूँ, शहरों की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे सिर्फ आप देखें कि लोग कारोबार कर रहे हैं, अरबोपति हैं, छोटी छोटी सी जगह पे अरबों का इंपोर्ट कर रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जब वो टैक्स नहीं दे रहे होते तो उसका फिर जो खुमाजा है वो आपने मैंने भुगतना है। हम सिर्फ कराची की बात ना करें, क्योंकि हम तो पूरे पाकिस्तान की बात करेंगे ना, और पाकिस्तान के अंदर हम सब लोग आते हैं, KP वाले भी आते हैं, बलोचिस्तान वाले भी आते हैं और पंजाब वाले भी आते हैं। तो जब पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर और बाकी सूबों के अंदर, शहरों के अंदर लोग टैक्स नहीं दे रहे होते तो वो फिर उसका बोझ किसी ना किसी ने उठाना है। फिर वो शख्स बोझ उठाता है जो आपकी मेरी तरह अपनी तनख्वाह के जो चेक आते हैं उनका टैक्स कट के आता है, उन्हीं के ऊपर ज्यादा टैक्स लगा दिया जाता है। यहाँ पे जो जरूरत इस समर की है कि यहाँ पे तमाम स्टेक होल्डर्स बैठे और सोचें कि पाकिस्तान में टैक्स रिफॉर्म और टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन के लिए कैसे आपने क्या सिस्टम डेवलप करना है, क्या आपने उसको सिस्टमाइज करना है, कौन से कंट्रोल बनाने हैं। हम तो टैक्सेस दे रहे हैं जनाब, ठीक है, जो कुछ भी नहीं कर रहा वो उसने भी अपना जो है वो टैक्स में एनरोलमेंट करवा ली है जनाब, अच्छी बात है करवाना, जिसके नहीं है उसके क्यों कट रहे हैं, वो ठीक है, काम कर रहा है इदारा। लेकिन ये जो अशराफिया है, ये काबीना जो हमारी है, जो मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी काबीना है, इसके जो अखराजात हैं, कभी इस पे बात हुई है कि इस काबीना के अखराजात भी कम होने चाहिए, इस पे जो अरबों खरबों रुपए का जो बजट जा रहा है इस पे भी थोड़ी डिडक्शन होनी चाहिए ताकि पाकिस्तानी अवाम को थोड़ा सा फायदा मिल सके इस हवाले से? देखिए, मैं इसके अंदर एक चीज बता दूं, मुझे बाकी लोगों को तो नहीं पता, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वहां से कोई तनख्वाह नहीं लेते। अच्छा, मेरे से अगर मेरा जाती एनालिसिस पूछे, मेरे से कोई सवाल करेगा कि काबीना का क्या होना चाहिए, मैं काबीना के लोगों को एक फिक्स बताऊं कि ये आपको मिलना है और इसके आपके फिक्स पर्क्स एंड प्रिविलेजेस है, वो पैसों की सूरत में आएंगे। गाड़ी भी आपकी, पेट्रोल भी आपका, रहना सहना भी आपका, आपको गवर्नमेंट की तरफ से एक फिक्स पैसों का पैकेज मिलेगा और आपने उसी के अंदर ही गुजारा करना है। ये नहीं है कि हुकूमत की तरफ से बिजली भी फ्री, गैस भी फ्री, घर भी फ्री, नौकर चाकर भी फ्री, गाड़ियों की कतारें भी फ्री, मेडिकल भी फ्री, हर चीज। और इवन ये कि पार्लियामेंट में चले जाएं, वहां आप चाय भी आपको बड़ी सस्ती मिलनी है, नाश्ता भी बड़ा सस्ता मिलना है, क्योंकि वो तो भाई जनाब खाते पीते लोग ही नहीं है कि जो अफोर्ड कर सके। तो देखिए, पार्लियामेंट के अंदर मैं आपको बताता हूँ, पार्लियामेंट के अंदर जो कैंटीन है वो नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलती है। तो मैं समझता हूँ ये तो अच्छी बात है, अगर वो प्रॉफिट नहीं कमाते ऐसा निजाम होना चाहिए कि ऐसी बहुत सारी जगहों पे काश आवाम के लिए भी कोई ऐसा निजाम हो जाए कि नो प्रॉफिट नो लॉस पे कहीं जाके खाना ही खा लिया जाए, कोई सौदा सब्जी ऐसी मिल जाए। हम तो यूटिलिटी स्टोर में भी लोगों का रश जब देखते हैं तो बिल्कुल गैर अजीब सी क्वालिटी की दालें वहां पे मिलती हैं और चावल वहां पे मिलते हैं जिसको आप कहते हैं जी सस्ता दिया जा रहा है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। उसकी वजह है कि आपके मुल्क के अंदर जो हुकूमतें आती हैं उसके अंदर ऐसे अपॉर्चुनिस्ट क्लास के लोग आके बैठ जाते हैं और उनके ऊपर फिर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती और निज़ाम की कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होती।
सिर्फ जो आके बैठता है यूटिलिटी स्टोर के अंदर, वो अपनी मर्जी की दालें खरीदता है, अपनी मर्जी की चीनी खरीदता है और अपनी मर्जी का पानी बेचते हैं। जब वो चीजें अपनी मर्जी की बेचेंगे, लो क्वालिटी चीजें बेच के अपनी जेब के लिए करेंगे। हमें मुल्क के अंदर ओवरऑल निजाम ऐसा बनाना है कि ऊपर से लेके नीचे तक अवाम के अगर टैक्सेस कट भी जाए, सारे पाकिस्तान के लोग टैक्स दे भी दें, तो उनकी जेब में इतने पैसे बचने चाहिए। अच्छा कि सर, वो अपनी ठीक एक है, हम अच्छी पाकिस्तान की बात comfortable करते हैं। life मेरा गुजार मेरा सके। शो तो ओवरऑल नेशनल और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे ही होता है, करंट इश्यूज पे होता है, लेकिन मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ। बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर, पीपल्स पार्टी के आपकी आप अभी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिंध तो आपके पास है। सिंध में क्या इस किस्म की चीजें होती हैं कि आप काबू कर सकते हैं ना? 15 साल से आपकी गवर्नमेंट है, यहाँ पे जो चीजें होती हैं, एवरीबडी नो दैट कि कराची में क्या हो रहा है। क्या इस पे कभी कोई बात हुई है या आगे बेहतरी लाने की कोशिश की जा रही है कि इस तरह से जो आवाम को रिलीफ देने के नाम पे लोग अपनी पॉकेट्स में पैसे भर रहे हैं, उसको कुछ कम किया जाए, उसको ठीक किया जाए, इस निजाम को? देखिए, मैं तो जब से सिंध का बिल्कुल 15 साल से हुकूमत है और इसके अंदर बहुत सारी कमियां कोताहियां थी, लेकिन अब आप देखें कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब से इंटरेस्ट ले रहे हैं, आप यहाँ पे हेल्थ का निज़ाम देख लें, आप ट्रांसपोर्ट का निज़ाम देख लें, शहर के अंदर आप इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग का निज़ाम देख लें, क्लीनिनेस का निज़ाम देख लें, तो ये चीज़ें बेहतर होने जा रही हैं, हो रही हैं और होने जा रही हैं। रातों रात तो नहीं होंगी, लेकिन मैं समझता हूँ देर आए दुरुस्त आए। इनको ये जो काम अभी स्टार्ट हुआ है, इस काम को आज से 15 साल पहले स्टार्ट होना चाहिए था, जो पीछे 1 साल पहले या 1.5 साल पहले स्टार्ट किया गया है। तो लेकिन मैं इसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकूंगा कि पिछले 1-1.5 साल में जो काम हुआ है वो पिछले 15 साल में क्यों नहीं हो सका, क्योंकि वो जो गैप आया है उसके अंदर तो जो लोग बैठे हैं डिसीजन मेकर से वो बता सकेंगे। क्योंकि बिलावल साहब जब से हुकूमती मामलात के अंदर आए हैं 15 माह पहले, तब से उनका ज्यादा था, क्योंकि वो एज ए पार्टी चेयरमैन जो बातचीत करते थे, बताते थे, लेकिन हुकूमती मामलात के अंदर इंटरफेरेंस नहीं थी। वो एक चेक एंड बैलेंस का बातचीत अच्छा करते सर, आपने थे, बिलावल suggestion भुट्टो देते थे। जरदारी साहब की बात की कि वो पर्सनल इंटरेस्ट पे चीजें देख रहे हैं, और स्पेशली आपने कहा कि सिंध के मैटर्स को भी पर्सनली देखते हैं और उसके बाद बात करते हैं। तो ये अभी कल भी हम देख रहे थे कि पानी के मसाइल पे पावर हाउस चौरंगी पे भी एहतजाज हो रहा था, फिर केई के भी प्रॉब्लम्स हैं, केई से बड़ी शिकायत है लोगों को। कि इन बातों पर भी डिस्कशंस होती है कि जी क्यों हो रहा है ऐसा, इसको ठीक किया जाए? बिल्कुल होती है। ही इज वेरी मच कंसर्न। आप कभी उनके साथ बैठ के देखें कि उनको ये बढ़ती हुई महंगाई का बड़ा दुख है, बड़ी तकलीफ है, वो इसका मदारा करना चाहते हैं, लेकिन इसका दावा तभी कर सकते हैं जब ओवरऑल सिस्टम उनको सपोर्ट करेगा, जब यहाँ पे बहुत सारे स्टेक होल्डर्स आके बैठे होंगे और हर एक की अपनी डायरेक्शन होगी, कैसे वो चीजों को सीधी कर सकेंगे। आप देखें, उनका क्रेडिट ये है कि उन्होंने तमाम पाकिस्तान के अंदर पहली दफा ऐसा हुआ है कि आज से 15 माह पहले, बल्कि जब पीडीएम का ये प्लेटफॉर्म बना, तब से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की, 1 या 2 पार्टियों के अलावा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को इकट्ठा करके एक प्लेटफॉर्म पे लेके आया, ओवर एंड अबव देयर पॉलिटिकल एंड पर्सनल ईगोस। तो ये बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है और उसी की वजह से आज ये कोलिशन गवर्नमेंट बनी, उसी की वजह से ये कोलिशन गवर्नमेंट का तजर्बा कामयाब हुआ। तो ये क्रेडिट तो बिलावल साहब को जाता है। वो चीजें बेहतर करना चाहते हैं और कर भी सकते हैं, उनके अंदर वो क्वालिटी है, पोटेंशियल है, उनके अंदर वो विजन भी है, वो ड्राइव भी है, उनको इन चीजों की समझ भी है, टेक्नोलॉजी को भी समझते हैं कि अब दुनिया जो ट्रांसफॉर्म हो रही है, कैसे चीजों की ट्रांसफॉर्मेशन सर, करनी है। आप जो बात कर रहे हैं कि ओवरऑल पूरा जो सब लोग हैं, तमाम लोग साथ दें तो चीजें बेहतर हो सकती हैं। आपने कमोबेश वही वाली बात नहीं की है जो चेयरमैन पीटीआई कहते थे, मैं तो ठीक करना चाहता था, मैं तो हिसाब किताब करना चाहता था, मुझे करने नहीं दिया गया। ये तो फिर एक्सक्यूज हो जाते हैं, जबकि आप भी ये जानते हैं कि जिम्मेदार वो होता है जो साइनिंग अथॉरिटी हो। पीछे से किसी ने भी कोई काम करवाया या रोक दिया, वो एक अलग बात है, तारीख उसको याद रखती है जो सीट पे होता है। देखिए, बात यह है कि जो चेयरमैन पीटीआई बात करते थे उसकी और हमारी बात में बहुत फर्क है। वो बात करते थे जब सीट पे आके उतर गए कि जी मुझे करने नहीं दिया गया। मैं तो बात कर रहा हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के पास कोई ऐसा साइनिंग अथॉरिटी नहीं है, लेकिन वो इंटरेस्ट लेके कर रहे हैं। और जब मैं बात करता हूँ कि सारे स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चलना और सबकी मर्जी के ऊपर भी सबकी मर्जी की को भी शामिल करना और फिर एक डायरेक्शन की तरफ, तो ये एक कामयाब तजर्बा था। ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की वजह से ही कामयाब हो सका।
अब वो जो आपने कंपैरिजन डाला है वो तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बिलावल साहब तो बड़े फ्लेक्सिबल आदमी है, बड़े वर्सेटाइल आदमी है, और वो सबको साथ लेके चल रहे हैं, और उनके अंदर लचक मौजूद है। वो कसर खाते हैं, लचक है कि अगर किसी की कोई बात है, मानने वाली बात है, मानते हैं और सबको साथ लेके चलते हैं। और चेयरमैन पीटीआई के अंदर तो लचक ही नहीं थी, वो तो जिद के खिलाड़ी थे। सियासत में तो जिद होती नहीं, सियासत में तो आपको सब्र और बर्दाश्त तामुल से काम लेना पड़ता है, जो कि बिलावल ठीक है सर, आपका पॉइंट हमारे पास आ गया है। मसला ये है कि सबको साथ लेके चलने के लिए किसी ने कहा है या फिर खुद से किसी ने इनिशिएटिव ले लिया और उसके पीछे सब चलने लगे। ये बड़ी बारीक लाइन है, इस पे सोचने की जरूरत है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मजीद बात करते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं और सीनियर सियासतदान हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है, यासीन आज़ाद साहब। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। स्टूडियो में मुझे आवाज़ कुछ कम आ रही है, अभी आवाज आ रही है? जी सर। यासीन आज़ाद साहब, क्या समझते हैं इस वक्त निगरां का सेटअप इस वक्त आने वाला है, लेकिन उसके बावजूद ऐसी कयास आराइयाँ हैं और जो चीज़ें उनको इख्तियारात दिए जा रहे हैं, उसमें लगता है कि ये सेटअप देर तक चलाने की प्लानिंग्स है। आपकी प्रेडिक्शन क्या कहती है? देखिए मैडम, कानूनी एतबार से और आईनी एतबार से अगर असम्बली जो अब 12 अगस्त को अपना टाइम मुदत पूरी कर रही है, अगर वो 2-3 दिन पहले उसको तोड़ देते हैं, ऐसी सूरत में 90 दिन में इलेक्शन जरूरी है। और अगर असम्बली अपनी मुदत पूरी करती है तो 60 दिन के अंदर इलेक्शन जरूरी है, या नहीं रिक्वायरमेंट है। मेरी नहीं समझ में आता कि कल या परसों एमक्यू वालों ने कहा जी मरदमशुमारी, तो ये बिल्कुल इलेक्शन के नज़दीक जो मरदमशुमारी का ख्याल आता है, ये क्यों आता है? ये वक्त से पहले क्यों आवाज़ नहीं बुलंद की जाती? तो मैं ये समझता हूँ कि असेंबली की मुद्दत पूरी होने के बाद आप और हम पे ये बात फर्ज बनती है कि हम अपनी जो टाइम पीरियड है उसके अंदर इलेक्शन कराएं। आपको पता है कि पाकिस्तान इस वक्त इंतहाई शदीद मुश्किलात से दो चार है। माशी तौर पर हम तबाही की बर्बादी की तरफ हैं, महंगाई आसमान से बातें कर रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि फ्रेश मैंडेट जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को मिलता है वो मिले और वो आए और मामला को लेके आगे चले। अब हमारे मुल्क में एक बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हर आदमी क्या सराई करता है, हर आदमी कहता है कि मरदमशुमारी नहीं हुई, ज़्यादा इलेक्शन जो है ना वक्त पे नहीं होंगे, उसके लिए 1 महीना मजीद दरकार है। तो सवाल ये पता होता है, इतना अरसे में आप क्या सो रहे थे? आपको नहीं पता था कि इलेक्शन वक्त पे नजदीक आ रहे हैं? अच्छा यासीन आज़ाद साहब, माजरत के साथ, क्योंकि वक्त कम होता है और मुझे आपसे बहुत सारी बातें पूछनी होती हैं। आप काफ़ी बैलेंस रह के करके बात करते हैं, अपनी पार्टी का भी मौक़िफ़ जो इस तरह से देते हैं, जो चीज़ें सामने होती हैं। मुझे ये बात बताएं कि इस वक्त पेट्रोल की प्राइस का ऐलान करना आपकी पार्टी को कितना ज़्यादा डेंट लगा सकता है, और आगे जो ये भी तो हो सकता था कि ये ऐलान बाद में कर लिया जाता, निगरां केयर टेकर सेटअप आता, वो ऐलान कर देता, ये आपकी पार्टी के लिए कितना नुकसानदेह? देखिए, पार्टी के लिए जहाँ तक नुकसान का ताल्लुक है, मैं तो इस हक में भी नहीं था कि जब इमरान खान के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ तो नहीं साथ में नहीं था कि मुस्लिम लीग नून जो है ना वो हुकूमत में आए। लेकिन चूंकि उनके पास एक ग्राउंड है, ग्राउंड ये है कि चूँकि पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था, तो हमने अपनी सियासत को कुर्बान किया और रियासत को बचाया। इसमें कितनी हकीकत है ये तो आने वाला वक्त बताएगा और लोगों को इस बात का खुद अंदाजा हो जाएगा। मैं तो सिंपल बात ये करता हूँ कि जो कुछ किया माजी में 15 महीने में आपने किया, 3.5 साल में इमरान खान ने किया, जो कुछ भी हुआ, किसी ने भी पाकिस्तान को क्राइसिस से निकालने की कोशिश नहीं की, बल्कि पाकिस्तान मजीद क्राइसिस की तरफ गया। तो मेरे नज़दीक इसका बेहतरीन रास्ता यही है कि वक्त पे इलेक्शन कराएं, फ्रेश मैंडेट जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को मिलता है उसको दें, ताकि किसी हद तक ये जो पाकिस्तान माशी तौर पर तबाही बर्बादी के दाने पे खड़ा है, हम उसको बाहर निकालें। आज आप तो खुद अंदाजा कर लें कि पाकिस्तान के 23 करोड़ अवाम में जो गरीब लोग हैं वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं। बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, अभी आपने जो पेट्रोल का रेट बहुत बढ़ा दिया, वो बढ़ाने से अभी महंगाई मजीद बढ़ेगी। आम आदमी की ज़िंदगी में उसका जीना उसके लिए मुश्किल हो गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी सियासी जमातों को अपने पॉलिटिकल इख्तिलाफात को बुलाकर कोशिश ये करनी चाहिए कि वक्त पे इलेक्शन हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए,
पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम या 23 करोड़ आवाम जो भी हैं, तो जो फ्रेश मैंडेट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को देते हैं उसको इस बात का पूरा मौका दें कि वो अपनी मदद पूरे करे। अच्छा सर, बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन आगे अगर ये इलेक्शंस उसी तरह से हो जाते हैं जैसे हम देख रहे हैं, हम चले हम इसको 90 दिन को ही हम ज्यूम कर लेते हैं, नवाज शरीफ साहब को बहुत सी कानूनी बारीकियों का भी सामना करना पड़ेगा आगे, तो आपको लगता है कि इस वक्त में ये इतना वक्त मिल जाएगा कि वो उनके ऊपर जो कानूनी बारीकियां हैं, जो उनको मुकदमात का सामना करना है, उससे वो निकल जाएंगे? देखें, जहाँ तक नवाज शरीफ साहब की कानूनी बारीकियों से उसका ताल्लुक है, मेरे नज़दीक उनके रास्ते में सबसे बड़ा जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में केस था वो है जो नेब वाला केस था, इसके अलावा कुछ नहीं है। उस नेब के केस में मरियम साहिबा को आपने एक्विट किया और उनकी एविडेंस की तकरीबन वही थी जो मियां नवाज शरीफ की है। तो कैप्टन सफदर बरी हो चुका, अब ज़्यादा से ज़्यादा वो आएंगे अपनी प्रोटेक्टिव बेल कराते हैं, नहीं कराते जेल जाते हैं, और अगर वो रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरी अपील को मेरिट से सुन ले, और मेरिट से अगर ये साबित हो जाता है कि उनके खिलाफ कोई केस नहीं बनता और उनका एक्विटल हो जाता है, तो फिर तमाम कानूनी पेचीदगियों का जिनका आप जिक्र कर रही हैं वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। अब देखना यह है कि वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट वाला केस चलता है नहीं चलता, क्योंकि आपको पता है कि वो पिटीशन डिस्पोज ऑफ हो गई थी इस कंडीशन के तहत कि जब भी मियां नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे वो एक एप्लीकेशन दे के अपनी अपील को बहाल करा सकेंगे और उस अपील को इस्लामाबाद हाईकोर्ट सुनेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि उस अपील को अगर डे टू डे भी चलाएं तो ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ता 10 दिन से ज्यादा सर, एक हफ्ता ठीक है, मुझे बारीकी बताइएगा जरा, कानूनी तौर पे मैं समझ नहीं पा रही हूँ, क्या ऐसा है कि उन्हें आके जेल जाना पड़ेगा, ये जरूरी है? देखें, वो एब्सकॉन्डर हैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट के कागजों में, पर अगर आप प्रोटेक्टिव बेल का करा के इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश नहीं होते तो फिर जाहिर है आप पकड़े जाएंगे, आपको जेल जाना पड़ेगा। लेकिन जेल से आप जाके रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मेरे केस की हियरिंग कर ली जाए, ठीक है, वो तो अपनी जगह पे है। लेकिन अगर वो आते ही प्रोटेक्टिव बेल पहले कराते हैं और बाद में जाके खुद अपने आप को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में सरेंडर करते हैं और इस्लामाबाद हाईकोर्ट उनकी दोबारा सिक्योरिटी एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि पहले उनकी जमानत एक्सेप्ट की गई थी, ऐसी सूरत हाल में उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन चूंकि उस केस को अपने मेरिट्स पे डिस्पोज ऑफ करना है और मेरिट्स पे डिस्पोजल में अगर उनकी इक्विटल हो जाती है तो उनसे रास्ते में जो आईनी मुश्किलात हैं वो सारी खत्म हो जाती है। लेकिन अगर फर्ज किया कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट उस जजमेंट को सेटिस्फाइड नहीं करता और वो उस जजमेंट को मेंटेन करता है, ऐसी सूरत में उनको एक लंबा अर्सा जेल में रहना पड़ेगा। ये तमाम चीज़ें देखें, दोनों ऑप्शन, कानूनी ऑप्शन जो है, मैं वो क्या सराही नहीं करता जो अमूमन लोग करते हैं। मैं तो कानून सर, आप माहिर कानून की हैसियत से भी मैं आपसे पूछ रही हूँ ये सब चीजें। हाँ, तो मैं यही कहता हूँ कि अगर मसलन कल उनसे अपील में उनके इक्विटल नहीं होता किसी वजह से, तो ऑटोमेटिकली उनकी गिरफ्तारी अमल में आएगी, उस आर्डर के खिलाफ अपील होगी बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। लेकिन मेरा कहना यह है कि उस केस में जो एविडेंस है, उस एविडेंस से कहीं भी करप्शन उनके खिलाफ कोई साबित नहीं हुआ। उनको जो सजा हो गई वो सजा इस ग्राउंड पे हुई कि वो जो अपना उनका लाइफ स्टाइल था, जो उनके सोर्स ऑफ इनकम था, उससे ज्यादा था। इस ग्राउंड पे उनको सजा हुई है। नेब के केस में करप्शन उनको सजा नहीं हुई है। तीन हालात में जो एविडेंस है मेरे नज़दीक वो सामने है। और जो वीडियो आई थी अरशद मलिक साहब की, अरशद मलिक ने जो कुछ कहा उसके बाद तो मेरे नज़दीक उस अपील में कोई गुंजाइश तो रह नहीं जाती। लेकिन चूंकि उस केस की हियरिंग मस्ट है, हियरिंग होनी है, हियरिंग होने के बाद उसका रिजल्ट क्या निकलता है बहुत शुक्रिया सर, काफ़ी हमारी नॉलेज में भी इस तरह इजाफा होता है कि चीज़ें जिस तरह चल रही हैं और अगर उसको सही तरीके से देखा जाए तो अच्छा है कि बहरहाल कोई भी सियासतदान हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उसको वैक्सीन पे डालना किसी तौर पर ठीक नहीं होता। तमाम लोगों को इस वक्त ज़रूरत है कि पॉलिटिकल जो इस वक्त चीज़ें चल रही हैं उसमें तमाम लोगों को इसमें शामिल किया जाए ताकि आगे जो इलेक्शन हो रहे हैं उसको फेयर कहा जा सकता है। दुआ वही है जो हमेशा होती है, मेरे मुल्क पे वो हुक्मरान आए जो वाकई मेरे मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।